अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे आईकेप के पास पेपर्स का क्वेश्चन है, समर 2016 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन में दो कंपनीज हैं और मर्जर्स एंड एक्विजिशन के केसेस की तरह एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को जल्द अज जल्द कम से कम टाइम में इंशाल्लाह ताला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉयलेट टेलीकॉम लिमिटेड वीटीएल लिमिटेड एंड ब्लू टेलीकॉम लिमिटेड आर competitors in the telecom industry which has been witnessing fierce competition in the domestic market। VTL और BTL ये दो कंपनीज हैं और दोनों टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उसमें ऑपरेट करती हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द टू कंपनीज। दोनों कंपनीज की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उससे कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी हुई हैं। वीटीएल बीटीएल दोनों के कॉलम बने हुए हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। उसमें कस्टमर्स कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने हैं, अर्निंग्स पर शेयर क्या है और बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। VTL is considering to acquire BTL, यानी कि VTL एक्वायरर है और BTL टारगेट कंपनी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर दिस एक्विजिशन के बाद ये चार बातें होंगी। पहली बात, द कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपनीज विल क्रिएट इनफ स्पेस टू एकोमोडेट एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन कस्टमर बेस विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी तो कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाएगी और कोई खास कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। Number two, due to growth in customers base, overall revenues of the merged entity would increase by 10% per annum, whereas the total cost would increase by 3% per annum। रेवेन्यू में 10% और कॉस्ट में 3% का इंक्रीज है। इन दोनों के मर्ज होने के बाद इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू या कॉस्ट आएगी वो। BTL will be able to utilize BTL's tax assessed carried forward losses of 3300 million। अच्छा सर, ये क्या होता है? देखिए, टैक्स वाला आपको ये बोलता है कि अगर आपके टैक्सेबल लॉसेस है ना, तो उससे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं और फिर आप अपना टैक्स पे करिएगा। मिसाल ले लें, लेट से एक बंदे की इनकम 100 रुपए है और टैक्स का रेट 30% है, तो वो टैक्स दे रहा होगा 100 पर 30%, यानी कि 30 रुपए। एक और बंदा है जिसके इस साल की टैक्सेबल इनकम 100 रुपए है और उसके बाद टैक्सेबल लॉसेस हैं 50 के, यानी कि पिछले सालों में उसको नुकसान हुआ था और वो जो नुकसान था वो कैरी फॉरवर्ड करने की टैक्स वाले ने इजाजत दी थी। तो अब वो 100 पर 30% टैक्स नहीं भरेगा। टैक्स वाला उसको कह रहा है कि यार इस साल तुमने 100 रुपए कमाए लेकिन पिछले साल तुम्हें 50 का नुकसान हुआ था, तो तुम पहले अपने 100 रुपए में से पिछले सालों के नुकसानात को यानी कि 50 को माइनस करो, फिर जो अमाउंट बच जाता है उस पर 30% टैक्स पे करना। यानी कि इफेक्टिवली 50 पर 30% टैक्स पे हो रहा होगा। अब जब 50 पर 30% टैक्स पे होगा तो 15 रुपए का टैक्स पे हो रहा होगा। इसका मतलब पता ये चला कि अगर टैक्सेबल लॉसेस 50 रुपए हैं तो फायदा 50 रुपए का नहीं है, फायदा 15 रुपए का हो रहा है। देखें, आपकी टैक्स लाइबिलिटी 15 रुपए से रिड्यूस हो रही है। आप वापस से दोनों केसेस को कंपेयर करें, इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रिकैप करें। पहले केस में लेट से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 100 रुपए है तो 100 पे 30% यानी कि 30 रुपए टैक्स देना है। दूसरे केस में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 100 रुपए है लेकिन 50 रुपए के टैक्सेबल लॉसेस है तो 100 योर टैक्सेबल इनकम माइनस कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस। अब आपने 50 पर 30% यानी कि 15 रुपए टैक्स देना है। तो आपका फायदा क्या हो रहा है? आपका फायदा ये हो रहा है कि आपका टैक्स एक्सपेंस 30 के बजाय 15 है। तो कभी भी टैक्सेबल लॉसेस होते हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं। जब वो टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं तो फायदा आपको जो होता है वो उस टैक्सेबल इनकम पर आपको कम टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट फायदे को कैलकुलेट करें तो 3300 अगर किसी कंपनी के टैक्सेबल लॉसेस हैं तो उसको 3300 इंटू टैक्स रेट का फायदा होगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देता हूँ। लेट से एक कंपनी का 10,000 रुपए का टैक्सेबल इनकम का अमाउंट आ रहा है और 30% का टैक्स रेट है, तो उसने जो टैक्स देना होगा वो 10,000 पर 30% का टैक्स देना होगा जो कि 3,000 बनेगा। लेट से एक और कंपनी है जिसका 10,000 रुपए का टैक्सेबल इनकम का अमाउंट आ रहा है, पिछले साल के टैक्सेबल लॉसेज हैं 3300 के, यानी कि अब उसकी टैक्सेबल इनकम यानी कि टैक्स वाला ये बोलेगा कि अब तुम 6700 पर मुझे टैक्स दो, अब तुम मुझे 6700 पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स दो। तो मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा वो 6700 का 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब इस टैक्सेबल लॉस के होने की वजह से मेरी इवेंचुअल जो टैक्स एक्सपेंस का आउटफ्लो है वो 3300 से नहीं बल्कि वो कितने से कम हो रहा, मैं देख लेता हूँ, 3000 माइनस 2010 990 से कम हो रहा। यानी कि
हम इसको 990 को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 3300 के अगर टैक्सेबल लॉसेस होंगे जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो इसका जितना भी 30% बनता है ये मुझे फायदा हासिल होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि पूरा टैक्सेबल लॉस मेरा फायदा नहीं होता, टैक्सेबल लॉस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट मेरा फायदा होता है, क्योंकि टैक्सेबल लॉस के होने की वजह से जो मुझे फायदा मिल रहा है वो कम टैक्स के पे करने का मिल रहा है, और वो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 3000 और 2010 का डिफरेंस यानी कि 990 का फायदा है। आ जाते हैं वापस सवाल पर। द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द मर्ज एंटिटी विल बी 8। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि इस सवाल में मर्जर्स एंड एक्विजिशन के हमें एग्जामिनर चाह रहा है कि हम पी रेशो मॉडल की एप्लीकेशन करें, और उसके लिए इस पी रेशो को 8 को मुझे कंपनी के मर्ज कंपनी के नए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करना होगा टू फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। पी रेशो मॉडल के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज इक्वल्स टू पी रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। VL intends to offer its own shares to shareholders of BTL as bid price for the transaction। यानी कि यहाँ पर VTL जब BTL को परचेज कर रहा है तो वो VTL अपनी कंपनी के नए शेयर्स दे रहा है कि भाई हम कैश नहीं दे रहे, हम आपको डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहे, बल्कि आपके शेयर्स कैंसिल कर कर आपके सारे एसेट्स हम एक्वायर कर लेते हैं और हम आपको नई कंपनी में अपनी कंपनी में आपको अपने शेयर्स दे देंगे। इससे ये होगा कि आप भी नई कंपनी में कुछ शेयर होल्डर बन जाओगे और कुछ कंपनी के हिस्सों के मालिक बन जाओगे। It is expected that VTL shareholders will accept a share exchange ratio which will not dilute their existing earnings per share। VTL के shareholders बोल रहे हैं BTL को खरीद लो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारा जो मौजूदा करंट अर्निंग्स पर शेयर है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा करंट अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपए है तो वो 4 रुपए नहीं हो जाना चाहिए, फिर हम खरीदने की इजाजत नहीं दे रहे, हम अप्रूवल नहीं दे रहे BTL को खरीदने का। आगे लिखते हैं वेरियस बीटीएल शेयर होल्डर्स विल एक्सेप्ट एनी ऑफर व्हिच इज एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ बीटीएल शेयर्स। बीटीएल के शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हम बिकने के लिए तैयार हैं, कंपनी बेच दें, लेकिन एटलीस्ट हर शेयर होल्डर को उतने पैसे जरूर दें जितनी अभी उसके शेयर की बुक वैल्यू बन रही है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 1% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज हायर। अच्छा जी, सवाल कहता है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ शेयर एक्सचेंज, यानी कि क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा अगर ये ट्रांजैक्शन गो अहेड होती है, यानी कि वीटीएल बीटीएल को अगर खरीदता है तो वीटीएल जब बीटीएल को खरीदेगा तो अपने कितने शेयर्स देगा और उसके कितने शेयर्स के अगेंस्ट अपने कितने शेयर्स देगा, ये बात कुछ डिस्कस करनी है हमें। Must be offered to shareholders of BTL to gain their acceptance and assess whether this ratio would be acceptable to shareholders of VTL also। और क्या ये शेयर एक्सचेंज रेशियो VTL के शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारा करंट EPS डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। अब इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज कर और सवाल की दोबारा से रीडिंग कर लें। मैंने क्या किया है टाइम बचाने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्लग करनी है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन लिंक करनी है, उसको मैंने स्प्रेडशीट में ऑलरेडी साथ में कॉपी कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि वही टेबल जो सवाल में मुझे दिया हुआ था उसको मैंने अपने पास यहाँ पर सारी चीज़ें उसकी कॉपी कर ली ताकि मैं आसानी से सवाल जो है वो कर सकूँ। साथ में टैक्स लॉसेस 3300 के BTL के जो है वो भी सवाल में दिए हुए थे। अच्छा, मर्ज कंपनी के बारे में लिखा हुआ था कि रेवेन्यू 10% से ग्रो होगा, कॉस्ट 3% से ग्रो होगी, पी रेशो 8 होगा, और कुछ कंडीशन सवाल में थी कि VTL के शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ तब मानेंगे जब उनका EPS डाइल्यूट ना हो। EPS डाइल्यूट होने का क्या मतलब है? करंट VTL का EPS जो आ रहा है ना, अर्निंग्स पर शेयर, वो 5.5 है। यानी कि ये कहेंगे कि हम BTL को खरीदने के लिए तैयार हैं, BTL खरीद लो। अलबत्ता जब नई बड़ी वाली कंपनी बने तो उसका EPS जो है यानी कि उसका अर्निंग्स पर शेयर का जो अमाउंट है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन BTL की थी, ऑफर मस्ट बी एटलीस्ट करंट बुक वैल्यू, यानी कि ये जो बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है BTL के एक शेयर की, जो शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में BTL के शेयर होल्डर्स को अमाउंट हासिल हो वो 24 रुपए कम से कम होना चाहिए, और टैक्स रेट के बारे में सारी चीजें मेंशन थी। अब देखें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये हिंट दी हुई है सवाल में कि जो मर्ज कंपनी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने पीई रेशो मॉडल यूज करना है, और पीई रेशो आपको दिया हुआ है 8 का। यानी कि अब हमें मर्ज्ड या जो नई कंपनी होगी उसका कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार सेल्स रेवेन्यू होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, टैक्स से रिलेवेंट कुछ बात होगी, और फिर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये दोनों जो इंडिविजुअल कंपनीज है ना, जब ये मर्ज नहीं हुई है, अलग अलग है, VTL अलग है, BTL अलग है, तो इनका EPS दिया हुआ है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं। अगर मैं इन्हीं कंपनी के EPS को इनके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिफोर मर्जर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा।
मर्जर के बाद तो चीजें चेंज हो रही है ना। मर्जर के बाद जो है वो दोनों कंपनी का जो कंबाइंड सेल्स रेवेन्यू है वो भी 10% से इंक्रीज हो रहा है। मर्जर के बाद बीटीएल का जो कंबाइंड कॉस्ट का अमाउंट है वो भी 3% से इंक्रीज हो रहा है। तो मर्ज कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा कि वीटीएल और बीटीएल का ऐड कर दिया। उससे ये कहा है कि ये चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस मैंने यहाँ पर लिख दिए, जो चेंजेस की पॉइंट्स में लिखे हुए थे। बहरहाल बिफोर मर्जर अगर मैं दोनों कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूं, तो आफ्टर मर्जर यानी कि इन दोनों के एक होने के बाद इनका जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आएगा, वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। तो हम करते ही हैं कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लिया, अगेन टाइम बचाने के लिए। वीटीएल बीटीएल और मर्ज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से इन चीज़ों को जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर सक रहे हों। ठीक है जी। अच्छा जी। तो ये जनाब हमने फॉर्मेट बना दिया टाइम बचाने के लिए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि वीटीएल जो है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर कैसे आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, ईपीएस आ जाता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए ईपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वीटीएल का अर्निंग्स पर शेयर 5.5 है और इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 1500 है। तो हम करते ही हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो 5.50 इंटू 1500, जैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, बीटीएल का क्या होगा? बीटीएल जो है ना, बीटीएल उसके लिए ब्रैकेट में नेगेटिव लिखा हुआ आ रहा है, ईपीएस 0.5, इसका मतलब इसको लॉस हुआ है, इसको लॉस हुआ है। और -0.5 है। और इसके शेयर्स कितने हैं? इसके शेयर्स हैं आपके पास 1250। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए कैलकुलेट होगा -0.50 इंटू 1250। इस तरह से इन दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 5.5 इंटू 1500, और ये बन जाएगा आपका माइनस का 0.5 इंटू 1250। यानी कि बिफोर कंपनीज के एक होने से पहले, एक होने के बाद नहीं, एक होने से पहले इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी बेस्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कुछ इस तरह की थी। ये हमने एक चीज इनकी कैलकुलेट कर ली जनाब। ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद हम सेल्स रेवेन्यू की तरफ जाते हैं, कॉस्ट की तरफ जाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ जाते हैं, टैक्स की तरफ जाते हैं। अब देखिए, वीटीएल जो है ना, वीटीएल इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बीटीएल इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, वो लॉस आफ्टर टैक्स है, लॉस है। ठीक है। बी वीटीएल की पहले हम वर्किंग पूरी कर लेते हैं। वीटीएल की वर्किंग कैसे करेंगे? सेल्स रेवेन्यू क्या निकालना आसान है। देखिए, वीटीएल के 20 मिलियन कस्टमर्स थे। एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, एक कस्टमर एक महीने में 250 रुपए देता था, साल में 12 महीने होता है। इसी तरह से बीटीएल के 10 मिलियन कस्टमर्स हैं और एक कस्टमर एक महीने के 180 रुपए देता है और साल में 12 महीने होते हैं। तो वीटीएल के लिए 20 इंटू 250 से सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। 20 इंटू 250 इंटू 12, एक 20 मिलियन कस्टमर है, ये सारी वर्किंग्स मिलियन में हो रही हैं, आप रुपीज एंड मिलियन ऊपर मेंशन भी कर दीजिएगा। एक कस्टमर जो है वो 250 रुपए देता है और एक महीने के 250 रुपए देता है, तो पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से बीटीएल की अगर बात करें तो 10 मिलियन कस्टमर्स हैं, एक कस्टमर एक महीने के 180 रुपए देता है और साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू 180 इंटू 12। ठीक है जी। ये वीटीएल और बीटीएल का इंडिविजुअल सेल्स रेवेन्यू अलहदा अलहदा हमारे पास आ गया है। मर्ज्ड कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? सवाल ये कहता है कि जो मर्ज कंपनी होगी, जो नई कंपनी होगी, जो बड़ी कंपनी होगी, उसका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो इन इंडिविजुअल कंपनीज के सेल्स रेवेन्यू के साथ +10% होगा, 10% ज्यादा होगा। जितना इनका अभी सेल्स रेवेन्यू से 10% ज्यादा होगा। यानी कि वीटीएल का सेल्स रेवेन्यू प्लस बीटीएल का सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.1। किसी चीज को 10% से इंक्रीज करना होता है तो हम 1.1 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों का सेल्स रेवेन्यू को ऐड कर 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 89,760 ये सेल्स रेवेन्यू है दोनों मर्ज कंपनी का। दोनों कंपनी जब एक बन गई, इकट्ठा हो गई, साथ हो गई, मिल गई, तो उनका जो सेल्स रेवेन्यू आ रहा है वो। अब कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स इस पर आते हैं। अच्छा देखिए, टैक्स कितना लगना चाहिए? टैक्स क्या 30% है?
सवाल में लिखा हुआ था एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% ऑफ पीबीटी, या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% होगा और 1% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज हायर, या तो रेवेन्यू का सेल्स रेवेन्यू का 1% होगा। अब अगर मैं सेल्स रेवेन्यू का 1% यहां पर वर्किंग डाल देता हूं फॉर टैक्स, और मैं बोलता हूं सेल्स रेवेन्यू 1% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30%, ठीक है जी। अच्छा गौर से सुनिएगा, अगर वीटीएल की बात करते हैं तो उसका सेल्स रेवेन्यू है 60,000, और 60,000 का 1% जो है ना वो बनता है 600। अगर बीटीएल की बात करते हैं तो 21,600 सेल्स रेवेन्यू और उसका 1% जो है वो 216 है। अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% कैसे लें? हमारे पास वीटीएल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमारे पास वीटीएल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसका मतलब इसमें से 30% टैक्स माइनस हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था तो 100 में से 30 माइनस हुआ और बचे हुए जो है ना वो 70 हिस्से हैं। बचा हुआ जो है ना वो 70 हिस्सा है, ठीक है। देखें अगर पीबीटी 100 है, टैक्स 30 लगा होगा, बचा हुआ होगा तो वो क्या होगा 70 होगा। यानी कि 8250 रिप्रेजेंट्स 70 पोर्शंस, 8250 रिप्रेजेंट्स 70 पोर्शंस। तो आप क्या करें, आप 8250 को 70 से डिवाइड करें और 30 पोर्शंस मालूम करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करें। सर ये क्या किया? देखिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है तो टैक्स लगता है 30 रुपए और बचत होती है, बचा हुआ या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है 70। यानी कि अगर हम 100 30 70 इस रेशो को फॉर्म कर लें तो 8250 70 पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। 8250 को 70 से डिवाइड करेंगे एक पोर्शन की वैल्यू आएगी, 8250 को 70 से डिवाइड करेंगे एक पोर्शन की वैल्यू आएगी। टैक्स अगर इसी पे लगा होता तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स की वैल्यू आएगी 3536 कह सकते हैं हम, ठीक है जी। यानी कि कहने का ये मकसद है कि अगर पीबीटी पर टैक्स लगा होता तो वो 3536 होता। सर आप पीबीटी ढूंढ लो, पीबीटी भी ढूंढ सकते हैं। मैंने एक तरीका ये डायरेक्ट थोड़ा सा किया है, अगर किसी को ये समझ ना आए तो वो उसकी ग्रॉसिंग अप कर सकता है, इक्वेशन बना सकता है, मुख्तलिफ मैथमेटिकल तरीके हैं जिससे उसको सॉल्व कर सकता है। आई होप कि इस लेवल पर आपकी मैथ्स जो है वो काफ़ी बेहतर है। बहुत सारे तरीके हैं। पीबीटी का 30% टैक्स है तो पीबीटी का 70% ये वाला अमाउंट है, पीबीटी का 30% टैक्स है तो पीबीटी का 70% ये वाला अमाउंट है। तो पीबीटी जो होगा, अगर एज्यूम करूं कि टैक्स पीबीटी पे लगा है, वो होगा 8250 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100, अगेन ग्रॉसिंग अप कर रहे हैं। और टैक्स जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसको और इसको इसका डिफरेंस लिया 3536। अब यहां से ये बात सामने आ गई कि सर वीटीएल जो है ना, वीटीएल पर जो टैक्स लगा होगा ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ही लगा होगा, वो रेवेन्यू पर नहीं लगा होगा। कैसे सर? देखें यहां पर लिखा हुआ था एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स जो लगता है वो या तो 30% होता है पीबीटी का और 1% ऑफ रेवेन्यू, या रेवेन्यू का 1% होता है, और इसमें से विच एवर इज हायर, हायर वाला सेलेक्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वीटीएल के लिए टैक्स अथॉरिटीज ने बोला होगा भाई इतना आप टैक्स दो, ये ज्यादा वाली वैल्यू है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 11786 का 30% ले ये आएगा, 30% माइनस करेंगे ये बचेगा। बीटीएल की बात करते हैं। सर बीटीएल तो है ही, इसका तो आई लॉस रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या प्रॉफिट होगा? नहीं, यहां क्या होगा, लॉस होगा। लॉस में से फर्दर टैक्स लिया होगा गवर्नमेंट ने, बोला लॉस कर रहे हो फिर भी टैक्स दो, और फिर ये अमाउंट आया होगा। यानी कि यहां पर तो जो टैक्स लगा होगा ना वो लगा ही 216 होगा, यहां पर तो जो टैक्स लगा होगा वही 216 लगा होगा। बात समझ रहे हैं आप? यहां पर आपका टैक्स लगा है 30%, ये मैं नेगेटिव इसको शो कर दूं थोड़ा सा ताकि एक पीएनएल की और सही शक्ल नजर आ जाए, और ये होगा 216। सर यहां पर वो वाली लॉजिक अप्लाई नहीं होगी जो वीटीएल में होगी, नहीं। इसलिए क्योंकि देखें यह अमाउंट इन इटसेल्फ लॉसेस में है, यह अमाउंट जब इन इटसेल्फ लॉसेस में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब नेगेटिव है तो उसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नेगेटिव होगा। देखिए कम से कम लेट से आप समझ लें कि किसी कंपनी का पीबीटी जो है ना वो 100 रुपए, तो वो 30 टैक्स दे रही है, 50 रुपए 15 रुपए टैक्स दे रही है, अगर 30% के हिसाब से चले, 10 रुपए पीबीटी 3 रुपए टैक्स दे रही है, फिर भी 7 रुपए बच गए। 1 रुपया पीबीटी है, 30% यानी कि 0.3 पैसा टैक्स दे रही है, 0.7 बच गए पीएटी। पीएटी नेगेटिव आने का मतलब क्या है? पीएटी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि एक तो लॉसेस की अमाउंट भी ये टैक्स की अमाउंट भी जा रही है, और यहां पर आपके पास लॉस बिफोर टैक्स होगा।
यहाँ पर आपके पास लॉस बिफोर टैक्स होगा, फिर टैक्स भी पे किया होगा। सर लॉस पे क्यों टैक्स पे किया? अब यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है, टैक्स का अगर रूल लिखा हुआ है तो वो हमें अप्लाई करना होगा। टैक्स अथॉरिटीज ने बोला जितना पीबीटी हो उसका 30% कैलकुलेट करना, या रेवेन्यू का 1% कैलकुलेट करना, और जो ज्यादा हो वो मुझे दे देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, अब ये 625 है, ये 216 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा भाई, इसमें से ये हटा दो, यहाँ पर 409 का लॉस बिफोर टैक्स आया होगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला अरे तुम तो लॉस कर रहे हो, चलो 30% टैक्स नहीं दो, लेकिन रेवेन्यू का 1% जो बनता है वो दो, वो दिया, तो मैं फर्दर लॉसेस में चला गया। अब क्या कर सकता हूं मैं, ये जो कॉस्ट की अमाउंट है ना, एज ए बैलेंसिंग फिगर ढूंढ सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ये 60 है और ये 11786 है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट होगी 48214। 48214 की जो है वो कॉस्ट होगी, 41284 की जो है वो कॉस्ट होगी। ठीक है ना, इन दोनों के डिफरेंस से ले ली, मुझे सेल्स रेवेन्यू भी पता था, मुझे पीबीटी भी पता था, तो मैंने बीच वाली वैल्यू एज अ बैलेंसिंग फिगर ले ली। बीटीएल पर आते हैं, 21,600 का सेल्स रेवेन्यू है और लॉस जो है ना वो 409 का है। इसका मतलब जो एक्सपेंसेस या कॉस्ट होंगी वो 21,600 से 400 ज्यादा होंगी, 409 रुपए ज्यादा होंगी, कम नहीं होंगी, 409 रुपए ज्यादा होंगी। इसलिए ज्यादा होंगी क्योंकि जब 21,600 में से ज्यादा वाली वैल्यू माइनस होगी तो 409 बचेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो ये लॉस आ रहा होगा वो 22,000, सॉरी जो एक्सपेंस आ रहा होगा वो 22,009 रुपए होगा, 22,009 रुपए होगा। ठीक है जी। इस तरह से आपने अपनी कॉस्ट जो है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी थी, और ये हमने कॉस्ट की कैलकुलेशंस कर ली दोनों एंटिटीज की। अब मर्ज्ड एंटिटी पे जाते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसके एक्सपेंसेस या उसकी कॉस्ट जो है वो 3% ज़्यादा होगी। तो आपने करना क्या है, आपने इसको प्लस इसको दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को 1.03 से करना है मल्टीप्लाई। इंक्रीज करने के लिए 72,330 के आपकी कॉस्ट आ गई। इसका मतलब मर्ज कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, इसमें से इसको किया -17430 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा सर टैक्स कितना दिया होगा, अगेन आप क्या करें, आप सेल्स रेवेन्यू का 1% लें, 89760 का 1% देखते हैं कितना, 897.6 है। और अगर मैं ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है इसका 30% ले लेता हूँ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% 5229 है। ज्यादा वाली अमाउंट मेरे टैक्स में गई होगी, ज्यादा वाली अमाउंट यानी कि 5229 का मैंने टैक्स दिया होगा। और मर्ज्ड एंटिटी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, मर्ज्ड एंटिटी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए वो 12201 होना चाहिए। मर्ज्ड एंटिटी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 12201 होगा। ठीक है जी, ये बात आप नोट कर लिया करें, ये बात आप लिख लें, यहां तक आप चीजें समझ लें, उसके बाद मजीद आगे बढ़िएगा। यहां तक आप चीजें सही से नोट कर लें, उसके बाद आप मजीद आगे बढ़िएगा। यहां तक आपने जब चीजें नोट कर ली उसके बाद मजीद आगे बढ़िएगा, इससे पहले आगे नहीं बढ़िएगा। यहां तक सही से आप सारी चीजें नोट कर लें, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, जब हमने ये मर्ज एंटिटी की वैल्यू की कैलकुलेशन कर ली, सारी कैलकुलेशंस कर ली, और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई, सर ये तो आपने मर्ज एंटिटी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब आप वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन पीई रेशो मॉडल। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन पीई रेशो मॉडल। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो है ना होगा इस तरह से कि भाई आपके पास जो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी होगी उसके लिए आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिक करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 12201 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशो से। पी रेशो हमारे पास दिया हुआ था सवाल में 8, कहा गया था कि जो मर्ज्ड एंटिटी, जो नई एंटिटी, जो बड़ी एंटिटी होगी, जब वीटीएल बीटीएल को खरीद लेगा तो नई एंटिटी का जो पी रेशो होगा वो 8 होगा। हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 97608.09 वैल्यू आ रही है। सर क्या यहाँ पर हमने अपना फाइनल आंसर निकाल लिया? नहीं, ये पूरी टोटल वैल्यू नहीं है। क्यों सर, क्यों वैल्यू नहीं है? देखिए इस स्पेसिफिक सवाल में या कुछ सवाल में आपके पास वन ऑफ गेन्स हो सकते हैं। वन ऑफ गेन वो होते हैं जो आपको एक बार का फायदा देंगे, आपको मल्टीपल ईयर्स का फायदा नहीं देंगे, आपको एक बार फायदा देंगे। यहाँ पर कुछ सवाल, कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर जो 3300 के ये जो लॉसेस आ रहे हैं ना, या आपको वहां पे मर्ज्ड एंटिटी का जो पीबीटी है ना, और ये जो ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है ना, इससे पहले माइनस करना चाहिए था। देखें
हम क्या करते हैं, जो पी रेशो मॉडल होता है, पी रेशो मॉडल ये कहता है कि आप पी रेशो को मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा जो सस्टेनेबल, जो रेगुलर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कोई एक बार का कारनामा है ना, उसको यहां नहीं डाल देना। मिसाल के तौर पे ये जो 3300 का जो आपके पास टैक्सेबल लॉस आ रहा है, अगर मैं उसको यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो उस टैक्सेबल लॉस को यहां पर सब्ट्रैक्ट करने से, मतलब उसका यहां पे फायदा लेने से होता क्या कि ये मेरे टैक्स का जो एक्सपेंस है ना, ये कम हो जाता। मेरे टैक्स का एक्सपेंस कितना होता है, मैं आपको जरा वर्किंग कर कर यहाँ पर साइड पे बताता हूँ। 17430 का मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। सर 3300 के टैक्सेबल लॉसेस हैं, अगर उसको हम क्लेम कर सकते हैं, अगर हम उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर हम उसकी यहाँ पर अकाउंटिंग करें, तो हमें टैक्स 5229 नहीं देना पड़ेगा। अलबत्ता हमें टैक्स देना पड़ेगा 17430 -3300 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 4239 का टैक्स देना पड़ेगा। सर जब हमें 4239 का टैक्स देना पड़ेगा ना, तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 13191 होगा। और फिर जब आप 13191 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 13191 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो 1055528 बन जाएगा। यानी कि आपने जो वैल्यू निकाली और ये जो वैल्यू है, इसमें से ये वाली वैल्यू ज्यादा है। आपने इस तरह के बेनिफिट को अकाउंट फॉर क्यों नहीं किया? देखिए गौर से सुनिएगा, पीई रेशियो मॉडल ये कहता है कि पीई रेशियो को आप जिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वो सस्टेनेबल, रेगुलर, अनचेंजेबल, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ वन ऑफ बेनिफिट्स होगा। क्या मुझे ये बेनिफिट हर साल मिल रहा है? नहीं, मुझे तो ये बेनिफिट एक ही साल मिल रहा है। देखिए आप इसमें प्रॉफिट, आप जो पी रेशियो 8 है ना, उसको यूं समझे, इट इज अ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ऑल द फ्यूचर अर्निंग्स। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 पर जितनी भी अर्निंग्स होगी ना, उसको डिस्काउंट ऑफ कर रहा है। अब जब आप एक बार इंपैक्ट ले लेते हैं ना, किसी एक चीज का, एक चीज हुई, मिसाल के तौर पे इरेगुलरली हाई प्रॉफिट्स थे, उसके उससे आपने पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। पी रेशियो मॉडल के एक मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, उसमें भी इस चीज को डिस्कस करूंगा, उसमें भी इस चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी वन ऑफ गेन्स या वन ऑफ एक्सपेंसेस हो, जिस तरह से आपने रिडेंडेंसी करी, जिस तरह से आपको टैक्स लॉसेस का एक वन ऑफ बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरह से कोई ऐसा एक्सपेंस है जो रेगुलर बेसिस पर अकर नहीं होता, कोई ऐसी इनकम है जो एक कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है, एक साल आ रही है, हर साल नहीं आएगी, तो उसको आप पी रेशो मल्टीपल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शामिल नहीं करोगे। तो सर लेकिन उसका बेनिफिट तो है, वो फिर कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? हम ये देखेंगे कि भाई उससे कितना बेनिफिट आ सकता है, और उससे जो बेनिफिट आ सकते हैं, क्योंकि वो एक बार आ सकता है, तो एक बार उसकी एडिशन हो जाएगी। एक बार का फायदा है, जिस तरह से गेन ऑन डिस्पोजल होता है, इसको इस तरह से समझें, आप कोई एसेट बेचते हैं तो उससे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ 300 रुपए का। अब क्या वो गेन ऑन डिस्पोजल हर साल होता है? नहीं। अगर मैं गेन ऑन, ऐसा कह लूं मैंने एक एसेट बेचा, उससे 300 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल मिला, और उसको मैं पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं तो बोलूंगा वाह यार, मुझे तो 300 × 8, 300 × 8 का जो है वो फायदा हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपने वो एसेट एक बार बेचा है, एक बार 300 का फायदा हुआ है। तो जो वन ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी, अगर वो क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाइड है, तो उसका वन ऑफ इम्पैक्ट लिया जाएगा। आगे कुछ केसेस हम ऐसे भी करेंगे जिसमें रिडेंडेंसी कॉस्ट वगैरह आ रही हो। बहरहाल तो हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, हम 3300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से। सर ऐसा क्यों किया? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो लेसन में ये समझाया कि हमें बेनिफिट 3300 नहीं मिल रहा, हमें 3300 के लॉसेस की वजह से उसका जो 30% बन रहा है, उतना टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है। तो 98598 जो है वो वैल्यू आएगी नई कंपनी की। ठीक है जी, ये एक चीज हो गई। अच्छा जी, अब हमें बीटीएल के शेयर होल्डर्स ने क्या कहा है? बीटीएल के शेयर होल्डर्स ने कहा है कि हम आपको कंपनी बेचेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि कम अज कम आप हमें उतने ही पैसे दो जितने हमारे शेयर्स की बुक वैल्यू बनती है। सर एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? एक शेयर की बुक वैल्यू 24 है, और टोटल बीटीएल के जो शेयर्स में अगर पूरी कंपनी खरीद रहा हूं, तो 1250 मुझे जो है वो उनके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। यानी कि ये जो मिनिमम कंसिडरेशन मुझसे मांग रहे हैं, चाहे वो शेयर्स के थ्रू हो, कैश के थ्रू हो, डेट के थ्रू हो, कोई इंस्ट्रूमेंट देकर हो, पैसे देकर हो, किसी से मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, वो बोल रहा है ये चीज 1000 रुपए की है। अब मैं 1000 रुपए का शेयर, 1000 रुपए कैश दे दूं, 1000 रुपए बैंक अकाउंट से चेक फाड़ कर दे दूं, 1000 रुपए का उसको सोना दे दूं, 1000 रुपए अपनी जायदाद में हिस्सा दे दूं, कंसिडरेशन पे करने का तरीका एक अलग बात है। लेकिन वो मांग क्या रहा है? वो मुझसे ये बोल रहा है कि भाई मैं अपनी कंपनी तुम्हें बेच दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तब अपनी कंपनी बेचूंगा जब तुम मुझे मेरे बुक वैल्यू पर शेयर की जो वैल्यू है ना, वो पे करो। सो जो कंसिडरेशन कंसिडरेशन रिक्वेस्टेड बाय बीटीएल जो हमारी बनेगी ना, जो वो कंसिडरेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे 24 रुपए एक शेयर की बुक वैल्यू बनती है, 1250 शेयर्स हैं, तो इससे जो हिसाब किताब बनता है इतना हमें दे दो, इतना हमें दे दो, हम खुश हैं, हम जो है वो अपनी कंपनी तुम्हें बेच देंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा, नई कंपनी की टोटल वैल्यू होगी 98598, नई कंपनी की टोटल वैल्यू होगी 98598, ये टोटल वैल्यू है, आप समझ लें एक टोटल टोटल हिस्सा है। उसमें से 3000 का हिस्सा अगर मैं इन लोगों को दे देता हूं, 3000 का हिस्सा किनको दे रहा हूं, 3000 का हिस्सा जो है ना, मैं बीटीएल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, बीटीएल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं। और करूंगा क्या, मैं उनको बोलूंगा अपने शेयर्स कैंसिल करो, और उनको अपनी कंपनी के नए शेयर्स दे दूंगा, न्यू शेयर्स इशू करूंगा। ठीक है, बात को गौर से सुनिएगा, मैं बीटीएल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रहा हूं ये लो भाई शेयर्स, किस कैसे शेयर्स हैं, ये नई कंपनी के शेयर्स हैं, कैंसिल करो अपने शेयर्स, अपनी कंपनी तुम्हारी मेरी हो गई, तुम्हारी कंपनी मेरी हो गई, तुम्हारी कंपनी मेरी हो गई। उन्होंने बोला शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बोला जितना तुमने बोला था ना उतनी होगी, यानी कि 1250 इंटू 24 से जो अमाउंट बनता है ना, इन शेयर्स की वैल्यू 30,000 है। दूसरे लोग क्या बचेंगे कंपनी में, कंपनी में जो होंगे ना वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ वीटीएल जो होंगे ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ वीटीएल जो होंगे ना वो इंटैक्ट रहेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ वीटीएल जो होंगे ना वो वहीं रहेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ वीटीएल होंगे ना वो तब्दील नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो तो उतने ही शेयर्स रखते हैं, बस उन्होंने एक और कंपनी खरीद ली है। अब देखें ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी है, इन्हें दो लोगों ने शेयर करना है, एक उन लोगों ने जो वीटीएल के करंट शेयर होल्डर्स हैं, एक वो लोग जो बीटीएल के शेयर होल्डर्स थे अब वीटीएल के शेयर होल्डर्स बन गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ वीटीएल है ना, उनकी अब जो टोटल वैल्यू होगी वो 98598.09 माइनस 30,000 यानी कि 68598.09 होगी। 68598.09 जो है वो टोटल वैल्यू होगी उन शेयर होल्डर्स की जो वीटीएल के शेयर होल्डर्स आज भी थे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन भी होंगे, इनको कोई नए शेयर्स नहीं दिए जा रहे, इनके शेयर्स की वैल्यू में इजाफा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कंपनी खरीदी है, मर्जर के और सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स आए हैं। ठीक है जी, तो पहले तो आपने 98598 के दो हिस्से करने हैं, 98,598 सारे शेयर्स की वैल्यू है। मैं इसको अगर समराइज करूं तो मैं यहां लिखता हूं पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी, नई कंपनी की जो इंटायर वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, 98598 होगी। ठीक है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट्स 100% शेयर्स इन द न्यू कंपनी, रिप्रेजेंट्स 100% शेयर्स इन द न्यू कंपनी। ये जो वैल्यू होगी ये 100% शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगी, नई कंपनी में जितने भी शेयर्स होंगे, मैं अभी नहीं जानता कितने शेयर्स होंगे, लेकिन जितने भी शेयर होंगे सारे शेयर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। दूसरा, आपके पास वीटीएल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी, वीटीएल के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके सारे शेयर्स की वैल्यू 68598.09 होगी। रिप्रेजेंट्स कितने शेयर्स भाई, रिप्रेजेंट्स कितने शेयर्स, रिप्रेजेंट्स कितने शेयर्स, ये कितने शेयर्स की वैल्यू, इनको नए शेयर्स तो नहीं दिए जा रहे ना, इनके शेयर की वैल्यू बैठे बैठे इंक्रीज हुई है। ये रिप्रेजेंट करता है 1500 शेयर्स को, ये रिप्रेजेंट करता है 1500 शेयर्स को। ठीक है जी, तो आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये रिप्रेजेंट्स 1500 शेयर्स, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 1500 शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर 68598.09 की वैल्यू 1500 शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है, अगर 68598.09 1500 शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि पर शेयर वैल्यू कोई अगर निकालना चाहे ना, मार्केट वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 68598.1 डिवाइडेड बाई 1500, 45.7 जो है वो एक शेयर की वैल्यू होगी। नई कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू, नई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू वर्थ 45.7 है। ठीक है, क्योंकि ये कितने शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, इतनी हो गई। अच्छा जी, ये एक और चीज हो गई, ठीक है सर, ये भी हमने नोट कर लिया। अब आ जाते हैं हम बीटीएल पर। बीटीएल जो है ना, उसको कितनी वैल्यू दी जा रही है भाई, उन्होंने कहा था कि हमें 30,000 रुपए तक के शेयर्स दे दो जिनकी वैल्यू 30,000 रुपए, हम अपनी कंपनी बेचने को तैयार हैं। अब मार्केट वैल्यू पर शेयर मुझे पता है, कैसे 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 कैसे, ऐसे पता है जनाब कि जो नई कंपनी होगी ना, नई कंपनी होगी उसके एक शेयर की वैल्यू 45.7 है, ये जो हमने ऊपर से ढूंढी है,
सर ये कैसी बात कर दी आपने? देखिए एक नई कंपनी है, उसमें इतने सारे शेयर्स हैं, उन सारे शेयर्स की एक वैल्यू है 98598। उसमें से एक कैटेगरी है वीटीएल के शेयर होल्डर जिनकी टोटल वैल्यू है 68598, उनके 1500 शेयर्स हैं, तो एक शेयर की वैल्यू 45.7 बनी। अब कंपनी में ऐसा तो नहीं होता ना, ये गोरा वाला शेयर होल्डर है, इसके एक शेयर की वैल्यू 45.7 है, ये काला वाला है, इसके एक शेयर की वैल्यू 40 है, ऐसा नहीं होता। बीटीएल का शेयर होल्डर आफ्टर मर्जर एक ही बराबर होंगे। हर शेयर कंपनी का एक ही मार्केट वैल्यू रखता है। हमने ऊपर वाली वर्किंग से एक शेयर की मार्केट वैल्यू ढूंढी। अब बीटीएल के शेयर होल्डर्स को जो हम शेयर दे रहे हैं वो टोटल इतने देंगे कि 30,000 उनकी वैल्यू। बहरहाल एक शेयर की वैल्यू तो उतनी ही होगी ना, कंपनी में हर शेयर की मार्केट वैल्यू उतनी ही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, इनको जो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे देने पड़ेंगे ना वो होंगे 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाई 45.7 यानी कि 655.99 मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे। इन लोगों को मैं 656 कह लो, 656 शेयर्स जो है वो मुझे इनको देने पड़ेंगे। 656 शेयर्स का एक्सचेंज होगा और इनको कहना क्या पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा अपने 1250 शेयर्स जो है ना वो कैंसिल करो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, इशू 656 न्यू शेयर्स इन VTL in consideration of existing 1250 shares of BTL, ठीक है। इशू 656 न्यू शेयर्स इन VTL इन कंसिडरेशन ऑफ एक्जिस्टिंग 1250 शेयर्स ऑफ BTL। यही आपका शेयर एक्सचेंज रेशो होगा, 656:1250 लिख दो। दोनों साइड्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। मैटर नहीं करता, यहां तक आप पहुंच जाओगे तो बहुत है। तो ये सवाल का पहला पार्ट था, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ शेयर एक्सचेंज व्हिच मस्ट बी ऑफर्ड टू शेयर होल्डर्स ऑफ BTL टू गेन देयर एक्सेप्टेंस एंड असेस वेदर दिस रेशियो विल बी एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ VTL आल्सो। अब ये कहता था कि क्या सर ये वाला जो रेशो है जिसमें आप शेयर्स दे रहे हो ये हमारे जो VTL के शेयर होल्डर्स हैं ये मानेंगे भी या नहीं। तो देखते हैं मानेंगे या नहीं। कैसे देखेंगे सर कि मानेंगे या नहीं? ऐसे देखेंगे कि मानेंगे या नहीं कि जो नई कंपनी है, जो आपकी मर्ज्ड कंपनी है, मर्ज कंपनी में मर्ज कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, मर्ज कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा सर वो कितना होगा? मर्ज कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो होगा 12201। मर्ज कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 12201। मर्ज कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? मर्ज कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर? मर्ज कंपनी में अब जो होंगे ना 1500 शेयर्स तो पहले से ही थे इस कंपनी में, 656 शेयर्स नए इशू किए, तो मर्ज कंपनी में 2155.99 शेयर्स होंगे। ईपीएस कैसे आता है? ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये आ रहा है 5.65 समथिंग। इसका मतलब क्या, वो करंट वैल्यू 5.5 से ज्यादा आ रहा है? जी हाँ ज्यादा आ रहा है, यानी कि VTL के शेयर होल्डर्स इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, मना नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये पार्ट ए था। पार्ट ए को आपने बहुत अच्छे से दोबारा से सॉल्व करना है। कुछ की बातें इस सवाल में थी, जिस तरह से टैक्स की ट्रीटमेंट, जिस तरह से वन ऑफ वैल्यूज की ट्रीटमेंट, जिस तरह से ये वाली बात कि नई कंपनी में सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू सेम होती है। पार्ट बी था, डिस्कस 5 other relevant factors that the directors or shareholders of both the companies may consider in evaluating the proposed merger। तो उसके लिए यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है, other factors to be considered। नंबर 1, synergies estimated from this merger might not realize and key assumptions might not hold true। ये जो आपने अपनी तरफ से सोचा है कि दोनों कंपनीज एक हो जाएंगी तो रेवेन्यू 10% से बढ़ जाएगा और कॉस्ट जो है वो 3% से बढ़ेगी, इससे ज़्यादा से नहीं बढ़ेगी, तो क्या ये चीज़ें वाकई में मर्जर के बाद ट्रू होंगी या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। नंबर 2, कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज में इंक्लूड स्टाफ डाउनसोर्सिंग विच में रिक्वायर अ हैवी वॉलंटरी सेपरेशन पैकेज एंड में आल्सो क्रिएट अनरेस्ट। जब आप स्टाफ को बोलते हो दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, अब हमें 10 के बजाय 8 लोगों की जरूरत है, 2 लोगों को निकालते हो तो उनको रिडेंडेंसी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती है, वो आपकी कंपनी का नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। थर्ड है, द मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ BTL may raise the concern that after issuance of shares to BTL the shareholding percentage will be diluted and they may not be able to exercise significant influence in the company। इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए VTL के जो करंट शेयर होल्डर्स थे ना, VTL के जो करंट शेयर होल्डर्स थे उनके पास अभी 1500 शेयर्स थे और वो 1500 शेयर्स के खुद ही मालिक थे, तो उनके पास 100% वोटिंग राइट थी। अब क्या हुआ, अब जब नई कंपनी बनी ना, बड़ी कंपनी बनी, तो उसके टोटल शेयर्स हैं 2155.99। VTL के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, VTL के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनके पास आज भी उसमें से 1500 शेयर्स हैं,
लेकिन अब टोटल शेयर्स इंक्रीज हो गए क्योंकि कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे दूसरे लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब इनके पास अब 70% वोटिंग पावर है, 1500 डिवाइडेड बाई 2155.9। और जो नए शेयर होल्डर्स हैं जो जो बीटीएल से आए हैं उनको मैंने अपनी नई कंपनी के टोटल शेयर्स में से इतना पोर्शन दिया है, दैट इज तकरीबन 30%। तो इससे क्या होता है कि वोटिंग, जब आप शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के थ्रू किसी कंपनी को खरीदते हो तो आपका वोटिंग राइट जो है ना, वोटिंग पावर या शेयर होल्डिंग, वो डाइल्यूट हो जाती है। अगली बात जो लिखी हुई है वो है बीटीएल माइट नॉट बी एबल टू ब्लेंड इनटू द कल्चर ऑफ बीटीएल एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स मे अराइज ड्यू टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की वजह से दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ सही से इकट्ठा चल सके जरूरी नहीं है। BTL might not be able to provide the quality of products and services that BTL expects, which might cause customer dissatisfaction. BTL मर्ज तो हो रहे हैं। BTL हो सकता है कि मुख्तलिफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट करती हो, BTL मुख्तलिफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करती हो। इवेंचुअली अगर कस्टमर सफर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स यहाँ से चले जाएं। BTL should consider the possible monopoly aspects of the proposed merger। जब मर्जर होता है तो उस वक्त कुछ आपके पास लीगल लॉज अप्लाई होते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो मोनोपोली से रिलेवेंट है, जिनको आपको कंसिडर करना होगा। उम्मीद है कि आपको इस सेशन में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। इस सवाल को, इस एक्सेल की शीट को लेने के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस वीडियो के थ्रू फायदा उठा सकते हैं। ये हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एक अच्छा सवाल था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।